स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रो एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आज का वीडियो समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और इसके बाद हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो सबसे पहले कोहलबर्ग, इनका जन्म 1927 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछता है कि यह कहाँ के रहने वाले थे। तो यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जबकि वहीं अगर बात करें जीन पियाजे का, तो जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो यह ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित होकर ही उन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना। यहाँ जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत पर ही इन्होंने अपना अध्ययन क्षेत्र चुना। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नैतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो इसमें नैतिक सिद्धांत में कोहलबर्ग और जीन पियाजे दोनों ही आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उन्होंने 4 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तृत, परिवर्तित तथा परिष्कृत किया। उन्होंने पाया कि बालक का विकास कुछ निश्चित अवस्थाओं में होता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग अपने प्रयास में लघु कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछते थे। यह नैतिक कथाओं को सुनाते थे और उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते थे। उसमें एक बड़ा ही फेमस इनका कथा है, छोटा सा, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें है कथा में कि यूरोप की एक महिला मौत के कगार पर थी। कथा को ध्यान से सुनिएगा, उसी के बेस पे इसमें आंसर बच्चों से पूछा जाता था। तो यूरोप की एक महिला मृत्यु के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई जिसमें शायद उसकी जान बचाई जा सकती है, उस दवाई से इसकी जान बचाई जा सकती थी। वह एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसके पति का नाम हाइजन था, उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ ही पैसे उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे, वह उससे बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हाइनज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ कर वो दवाई अपने पत्नी के लिए चुरा ली। यहाँ इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जब समस्या बहुत ही गंभीर थी और उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ देखेंगे नैतिक दुविधा किस तरह से होती है। नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा है जिसमें किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। इनके सामने नैतिक दुविधा क्या थी कि क्या हाइजन को दवा चुरानी चाहिए थी, क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाइयाँ चुरानी चाहिए। यहाँ पे 2 समस्याएं हैं, एक तो है नॉर्मल चोरी और दूसरा है कि किसी की जान बचाने के लिए चोरी। तो यहाँ पे नैतिक दुविधा उत्पन्न होता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगला है नैतिक तर्कणा। सही या गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। जैसे हाइजन ने चोरी करके सही किया या गलत किया, क्या चोरी करना सही है। यहाँ पे दो तर्क यह निकलता है नैतिक तर्कणा में कि चोरी किया तो सही किया या गलत किया, और दूसरा क्या चोरी करना सही है। इन्हीं कथाओं से प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके कोहलबर्ग ने बताया
कि व्यक्ति में नैतिक विकास 3 स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की दो अवस्थाएं होती हैं तथा इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। सभी व्यक्तियों में यह अवस्थाएं एक ही उम्र में नहीं होती। ध्यान रखिएगा, सभी व्यक्तियों में यह अवस्थाएं होती है, एक ही उम्र में नहीं होती हैं, और ना ही व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में जा सकता है। मतलब किसी भी अवस्था को आप छोड़कर दूसरी अवस्था में नहीं जा सकते हैं। पूर्व परंपरागत, उत्तर या पूर्व लौकिक स्तर। यहाँ पे होगा पूर्व परंपरागत स्तर होगा, उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व लौकिक स्तर, जो 4 से 10 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। ध्यान रखिएगा, यह लगभग बाल्यावस्था का ही काल है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल होता है। तो देखा जाए तो यह लगभग बाल्यावस्था का ही काल है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर होते हैं। नैतिक कार्यों का संबंध मानसिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। इसके अंतर्गत 2 चरण आते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत 2 चरण आते हैं। पहला आता है दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा आता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। दूसरा इनका है परंपरागत नैतिक स्तर, या उसे लौकिक स्तर के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 से 13 वर्ष के बालकों के लिए था। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। पहला स्तर हो गया हमारा पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए था। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर या लौकिक स्तर भी कहते हैं, यह 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इस स्तर पर बालक दूसरों के मानकों को स्वयं में आंतरित कर लेता है तथा उन मानकों के अनुसार सही अथवा गलत का निर्णय करता है। इस अवसर पर बालक समझता है कि वे समस्त क्रियाएं सही है जिनसे दूसरों की मदद होती है। इस स्तर के अंतर्गत आने वाली अवस्थाएं निम्न हैं। पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और दूसरा है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। तीसरा अवस्था है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या उत्तर लौकिक अवस्था। इसमें आपने पढ़ा पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। पहले में 4 से 10 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया गया था। दूसरे में 10 से 13 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया गया था, और तीसरे में 13 वर्ष से ऊपर के बालकों को शामिल किया गया है। इसमें कोहल वर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। इसके 2 चरण हैं, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं हैं। इन्होंने अन्य अवस्थाओं का भी जिक्र किया है। इसमें पहला है स्वकेंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इसमें क्या है, स्वकेंद्रित अवस्था में तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है। इसको यदि देखें तो आप कहेंगे कि यह शैशव अवस्था है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित होती है, क्योंकि जो शैशव अवस्था है वह स्वकेंद्रित अवस्था होती है, वह अपने तक ही सीमित होता है, इसलिए शक्तियों और इच्छाओं को पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। के लिए वही नैतिक होता है जो उसके
अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हो, यानी यह वह उससे जुड़ा हो या उसके आत्म कल्याण से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हो, वही उसके लिए नैतिक है। दूसरा है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। इसमें है तीसरे वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है। यानी हम देखें तो यह कह सकते हैं कि यह बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक, मतलब हम ये कहें कि 12 से 13 वर्ष तक, इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। अतः इस अवस्था में समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास हुआ देखा जाता है। इस अवस्था में अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगा। यानी जब बच्चा 12-13 साल का हो जाता है, 12-13 वर्ष का हो जाता है, तो वह यह समझने लगता है कि उसका कौन सा आचरण सही है और कौन सा गलत है, उसके व्यवहार से दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सही है और क्या गलत, उसकी पहचान करने लगता है। आधार में हित आत्मचेतना अवस्था या तीसरी अवस्था है। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। देखा जाए तो किशोरावस्था में क्या होता है कि वह किशोरावस्था में बालक समझदार हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। अपने व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति हो जाती है। चौथा है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। नैतिक चारित्रिक विकास की यहाँ पे यह ह छूट गया है, यह चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। यानी कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था की बाद की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में यह विकास संभव है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।